हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अभी का जो समय है फाउंडेशनल कोर्स के लिए बेटर है, जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट, स्पेशली वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं 50 क्वेश्चंस का 1 आवर का, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा वो आपने सही से रिटेन किया या नहीं, या फिर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टेस्ट में आप ख़राब करते हैं, आपका कोई चीज़ें समझ में आपको नहीं आती है, तो आप 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके डाउट को कैटर करवा सकते हैं और आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा, जो भी नोट्स मेकिंग होगा, एनीथिंग, वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही किया जाएगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही किया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहेगा प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को बेटर समय दे सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट प्रिजन्स। तो जो जेल है, तो जेल में क्या प्रॉब्लम है जेल को लेके, और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रिजन रिफॉर्म का जो क्वेश्चन है वो बनता है, पुलिस रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर ओवरऑल हम देखते हैं कि 3 आपका जो मेन कंपोनेंट है। एक हो गया पुलिस, जो एफआईआर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, चार्जशीट बनाती है और उसको फाइल करती है इन जुडिशरी। फिर जुडिशरी उसके ऊपर ही क्या करता है, केस को डिसाइड करता है वेदर जो आपका एक्यूज्ड है उसको एक्विटल मिलना है या फिर उसका जेल जाना तय है। तो अभी इसमें जो जेल का कंडीशन है उसमें स्पेशली जो 3 कंपोनेंट हमने देखे, जेल, जुडिशरी, पुलिस। तो इसमें जेल का जो रिफॉर्म है या फिर जो प्रिजन का रिफॉर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल है इसका कोर और सब्सटेंटिव जो है वो कोर सब्सटेंटिव क्या है इसका, तो ग्लोबल बेंचमार्क एंड एडॉप्शन ऑफ मंडेला रूल्स। तो अभी जो नेल्सन मंडेला जी है उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब जो साउथ अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई थी अगेंस्ट दी कॉलोनाइजर्स, तो उसके लिए जब उन्होंने लड़ा तो उनको जेल हो गया और लगभग 27 से 28 साल का समय उन्होंने जेल में बिताया। और उसी के ऊपर क्या है, जो आपका मंडेला रूल्स है वो बना है कि जेल जो है वो आपका एक रिफॉर्म का जगह होना चाहिए, ना कि रेट्रीब्यूशन का। तो इसीलिए जो मंडेला रूल्स है उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूएनजीए, जो यूनाइटेड नेशन का एक आपका 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जनरल असेंबली, इसने अडॉप्ट किया मंडेला रूल्स को इन 2015। और आफ्टर अ 5 ईयर ऑफ रिवीजन प्रोसेस, कंप्राइजिंग कितने मिनिमम स्टैंडर्ड है, 122 मिनिमम स्टैंडर्ड से, जो फोकस करते हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट को, कि जो आपके कैदी हैं या फिर जो प्रिजनर है उनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। नो डाउट कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के लिए उनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है, वो जेल में है, तो उनके लिए क्या है, उनको ट्रीटमेंट जो है वो ह्यूमन ट्रीटमेंट रखना ज़रूरी है। ओके, उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो सज़ा काट ही रहे हैं जेल में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप हेल्थ केयर भी नहीं देंगे, लीगल एड नहीं रहेगा, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं होगा। अभी जेल में समय काटने के बाद उन्होंने किसी ने समझ लीजिए ऐसा अपराध किया था, 7 साल का जेल हो गया, तो उसके बाद उसको नॉर्मल लाइफ जीना है, क्योंकि 7 साल में वो सब रियलाइज़ कर लेगा। उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन के लिए जेल के अंदर ही जो फैसिलिटीज़ है उसको उसके रिफॉर्म के लिए बनाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, वो जेल के अंदर और बड़ा कैदी बन के बाहर निकलेगा, जो सही नहीं है। तो ये जो रूल्स है 122 जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, इसको यूएन ने अडॉप्ट किया। उसके बाद जो डिफरेंट नेशन है लाइक यूके, साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी अडॉप्ट किया। लेकिन अभी हमारे देश में अगर देखें तो इसके अडॉप्शन के लिए या फिर आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हैं केस के, जैसे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस है,
और फिर इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 जेल जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये क्या करना है, जो ह्यूमन कंडीशंस है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन जेल, क्योंकि जेल में जो है ऑलरेडी वो सज़ा काट रहे हैं। तो उसके उपरांत उनको इस तरीके के जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। नहीं तो ये क्या है, आपका जो ह्यूमन है उसका लाइफ को और क्या करता है, जो एक अब जेल जाने के बाद भी क्या है, लोगों के एक जो जेल के अंदर की डिग्निटी है वो वायलेट होती है। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज आउटडेटेड फ्रेमवर्क। तो इंडिया का जो प्रिजन एक्ट है 1894 का ही है, एक कॉलोनियल रेलिक हम देख सकते हैं इसको रेलिक की तरह। तो इसको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जेल में अभी ध्यान रखिएगा कि जो आपके कन्विक्टेड होते हैं, मतलब जिनका सुनवाई हो गया, सज़ा हो गई, वैसे लोग रहते हैं, प्लस एक्यूज्ड भी रहता है। तो इसीलिए एक्यूज्ड जो है अभी उसका क्राइम प्रूव ही नहीं हुआ है, उसको अगर हम इस तरीके से एक गलत ट्रीटमेंट पे रखेंगे, 2-3 साल तक कोई बिना ट्रायल के बंद रहेगा, तो बाद में अगर वो प्रूव भी होता है कि वो आपका कन्विक्ट नहीं हुआ या फिर एक्यूटल हो गया कि वो निर्दोष था, लेकिन वो जब जेल से निकलेगा ना, वो एक क्रिमिनल बन के निकलेगा। तो वो चीज़ों को क्या करना है, स्टेट को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके साथ जो आपका अथॉरिटीज़ है, लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इनको और बेटर तरीके से जेल का जो कंडीशन है उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो अभी अगर हमारे देश में देखें तो 131% ऑक्यूपेंसी रेट है नेशनली, मतलब जितना होना चाहिए उससे 131% ज़्यादा है। तो ये क्या है, काफ़ी इनह्यूमन है, तो इसको ठीक करना है। ह्यूमन राइट्स का इम्पेरेटिव से अगर देखें तो जो कैदी बंद रहते हैं उनका भी ह्यूमन राइट्स होता है। नो डाउट वो आपके लिबर्टी के तहत नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका भी जो राइट टू लाइफ है वो तो है ही। अगर राइट टू लाइफ नहीं होता तो उनको मौत की सज़ा सुनाई जाती। तो इसीलिए क्या है, जो ह्यूमन राइट्स का इम्पेरेटिव है उस लेंस से भी हमें देखना है। और प्रैक्टिकल जो रिफॉर्म्स है वो लाने काफ़ी ज़रूरी है, जैसे स्टाफ को ट्रेनिंग करना, सेंसिटाइज करना, ताकि कैदी के साथ अच्छा बिहेवियर रखे। टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लाइक सीसीटीवी लगाना ट्रांसपेरेंसी के लिए। फिर जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स है, लाइक वुमेन है, जुवेनाइल मतलब जो बच्चे हैं, फिर जो अंडर ट्रायल्स है, इनको बेटर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। ब्रॉडर सोसाइटल जो बेनिफिट है उस, अभी जब ये मंडेला रूल्स फॉलो होगा ना, तो आपका ब्रॉडर सोसाइटल बेनिफिट हम देख सकते हैं। और ब्रॉडर सोसाइटल बेनिफिट के लिए जो कैदी है वो जब निकल के आएंगे जेल से, तो वो बेटर ह्यूमन बींग बन के निकल के आएंगे। जो पहले थे जेल जाने से पहले, उससे वो रिफॉर्म होंगे, लेकिन उसके लिए जेल में कंडीशन अच्छा होना पड़ेगा। बुरा कंडीशन रहा तो बुरे बर्ताव से वो क्या है, और 6-7 सालों में और भयंकर क्रिमिनल बन के निकलेंगे, फिर से क्राइम करेंगे। तो सोसाइटी में क्या है, इंस्टेबिलिटी रहेंगी, तो ब्रॉडर सोसाइटल बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हमने मंडेला रूल्स या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं किया। तो अभी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में इसमें क्या बन सकता है कि मंडेला रूल्स इज एसोसिएटेड विथ प्रिजन रिफॉर्म, इंडिया का जो प्रिजन एक्ट है कब का है, फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्म हुआ, क्या काम है इसका, ये सभी हमें देखने ज़रूरी है। प्लस NHRC के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का डिफरेंट सेगमेंट में इस्तेमाल है, उसमें हम जेल के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिखाया गया है। तो जो पहले जेल आया था, ग्लोबल इवोल्यूशन अगर देखें तो जो जेल था वो आपका प्यूनिटिव स्पेसेस था। प्यूनिटिव मतलब पनिश करना। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो आपका रेट्रीब्यूटिव जो प्रिजन था, मतलब बदला लेने की भावना से जो प्रिजन को बनाया गया, उसको चेंज करके क्या किया गया, रिफॉर्मेटिव बनाया गया। कि रिफॉर्म आनी चाहिए कि जेल में जो व्यक्ति बंद है अगला, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसको जेल होती है। बहुत सारे ऐसे भी क्रिमिनल है जो बिना पकड़े घूम रहे हैं। तो उसमें और जो जेल के अंदर है उसमें क्या डिफरेंस है। एक तो जेल में जो पकड़ा गया वो जेल में बंद है, तो अभी उसको क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी जेल के अंदर मिलनी ज़रूरी है, ताकि वो एक ह्यूमन कंडीशन में रह सके। उस जो 7 साल है, 5 साल है, 3 साल है, 10 साल है, 14 साल है, उसमें वो रियलाइज़ कर सके। और बाहर जब आए, जैसे कोई 30 में जेल गया, 40 में निकलता है, तो वो 40 में एटलीस्ट बेटर ह्यूमन बींग बन के निकले, ताकि सोसाइटी में वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके, सोसाइटी में वो फिर से एब्जॉर्व हो सके। तो इसीलिए 1970 से 2015 के अंदर अगर देखें तो एक तो हम इंटरनेशनली देखें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 10 दिसंबर का, फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, फिर नेल्सन मंडेला जी का जो आपका जो रूल्स है वो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे देश में।
नेक्स्ट अगर इंडिया का इवोल्यूशन इसमें देखें तो एंशियन एंड मेडिएवल टाइम पे मनुस्मृति में भी क्या है पनिशमेंट के बारे में जिक्र था। मुगल एरा में भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके का जो पनिशमेंट होता था, रेट्रीब्यूटिव ही पनिशमेंट होता था। फिर कॉलोनियल एरा में देखें तो ब्रिटिशर्स ने प्रिजन को इंट्रोड्यूस किया इन 1894 अंडर दिस प्रिजन एक्ट। फिर जेल रिफॉर्म कमेटी भी बनाई गई ताकि क्या किया जा सके, रिफॉर्म लाया जा सके जेल के अंदर। ओके और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 आया, फिर ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी बनी, तो इस तरीके से, या फिर आप इसमें मुल्ला कमेटी बना। तो ये कमिटीज़ क्या है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि ये फलाना कमेटी किससे एसोसिएटेड है। तो इसको एक बार अगर बारीकी से आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी नाम आपको ध्यान में रहा तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आंसर को डिराइव कर सकते हैं कि कौन सी कमेटी किससे एसोसिएटेड है। ओके तो जैसे ये कमेटी दे दिया और इसमें आपका कस्तूरी रंगन कमेटी दे दिया, कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली कस्तूरी रंगन कमेटी नहीं होगा। ओके तो इसीलिए कमिटीज़ को थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी रहेगा। आगे देखते हैं कि जेल का जो प्रॉब्लम है, जेल में हमारे प्रिजन्स में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रिजन ओवर क्राउडिंग है, 130% ज़्यादा प्रिजन है, डोमिनेंस है ऑफ अंडर ट्रायल्स। तो जेल में जो बंद पड़े हैं कैदी 75% से भी ज़्यादा अंडर ट्रायल्स है, मतलब उनका क्राइम अभी तक प्रूफ ही नहीं हुआ है। तो उसमें से पकड़ लीजिए कि अगर प्रूफ होता है तो ठीक है जेल में है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि वो 3 साल जेल में रहा लेकिन उसने क्राइम एक्चुअली किया ही नहीं था, तो उसका तो आर्टिकल 21 वायलेट हो गया ना, तो वो चीज़ है। या फिर किसी का जेल 2 साल होना था, वो 3 साल से अंडर ट्रायल्स में है, तो 1 साल उसका बर्बाद हो गया। तो ये काफ़ी क्या है, आपका इनजस्टिस का मामला है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो वो चीज़ को हमें इसमें लिंक करना होगा विथ फंडामेंटल राइट्स, डोमिनेंस ऑफ अंडर ट्रायल्स, तो अबाउट 75%। फिर जो फ्रेमवर्क है, आउटडेटेड फ्रेमवर्क है, अभी भी पुराना प्रिजन एक्ट ही चल रहा है, तो एक नया प्रिजन एक्ट लाना काफ़ी ज़रूरी है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड स्टाफिंग है, हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे तो जेल के अंदर छोड़िए, जेल के बाहर भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है काफ़ी ठप सा है। ओके तो स्टाफिंग भी जो है काफ़ी कम है। फिर टॉर्चर एंड कस्टोडियल वायलेंस देखे जाते हैं, तो ऑलरेडी उनको पनिश कर दिया गया है, जेल में बंद है, फिर उनको टॉर्चर करना, कस्टडी में वायलेंस करना, वो सही नहीं है। ये भी एक तरह का क्या है, इलीगल एक्टिविटी ही है। तो हमें क्या करना है, रिफॉर्मेटिव फोकस में ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे देश में आपके रिट्रीब्यूटिव में, हमारा देश का जो जेल सिस्टम है रिफॉर्मेटिव ही है कि जेल में जाके उसको ठीक करना है ले जाके, लेकिन जब जेल के अंदर आपका रेट्रीब्यूटिव सिस्टम चलते रहता है आउटसाइड द लॉ, तो उससे क्या है, लोग और भयंकर तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो जेल में जो प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोकस जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें फोकस नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन जो देना है वो नहीं दिया जा रहा है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं होता है, इसीलिए बहुत जो कैदी है वो उनका क्या होता है, मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो की टर्म्स जो है, तो मंडेला रूल्स क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा। फिर आपका ये जो भी है आर्टिकल जैसे नॉन रिफॉल्वमेंट, तो आर्टिकल 3 ऑफ यूएन कन्वेंशन क्या कहता है, अगेंस्ट टॉर्चर कहता है कि टॉर्चर नहीं होना है। फिर अगर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो ये राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी है। जेल के पर्सपेक्टिव से देखे तो लिबर्टी तो नहीं रहेगा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहता है, जेल में है तो लिबर्टी नहीं होगा, लेकिन जो राइट टू लाइफ है उसको डिग्निटी के साथ रहना ज़रूरी है। बाकी फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर इसको देखें तो जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है कि बदला की भावना से जो जस्टिस है उसको हटा के जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको अप्लाई करना, या फिर रिहेबिलिटेटिव जस्टिस को अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी है। ह्यूमन डिग्निटी के पर्सपेक्टिव से देखें जो कांतियन आपका एथिक्स है, तो कांतियन एथिक्स क्या कहता है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको एट एनी कॉस्ट प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिसने गलती किया उसको जेल तो हो गया, जेल के अंदर वो डिग्निफाइड तरीके से रह सके उसका व्यवस्था होना ज़रूरी है। फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अगर देखें तो आपका ऑल ह्यूमन बींग्स क्या है, राइट टू डिग्निटी सभी का रहता है, प्रिजनर भी ह्यूमन बींग ही होते हैं, फिर उनका जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। जो नेल्सन मंडेला रूल्स है उनको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। और नीड ऑफ द आवर क्या है, इंडिया को मस्ट करना है, रिफॉर्म जो है वो मस्ट भी लाना ही है। फिर इसमें डायमेंशंस अगर देखें सोशल डायमेंशन से, तो स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी, एक तो उनको ट्रायल नहीं हो पाता है क्योंकि पैसे नहीं रहते हैं ट्रायल करने के लिए, वकील हायर करने के लिए, तो इसीलिए क्या है जेल में बंद रहते हैं, तो ये भी एक काफ़ी चिंता का विषय है। फिर पॉलिटिकली देखें जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनना काफ़ी ज़रूरी है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पुराना लॉ है उसको हमें
हमें रिफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पनिशमेंट जब दे दिया गया है जेल, उसके बाद भी उनको एक्स्ट्रा आपका जो पनिशमेंट है रेट्रीब्यूशन जो दिखाया जाता है, क्या वो सही है, वो हमें देखना है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो टॉर्चर का कन्वेंशन है, फिर आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसका वायलेशन हम इसमें देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो जेल है उसको रिफॉर्म करने के लिए अभी जो भी हमने शॉर्टेजेस देखी, स्टाफ शॉर्टेजेस हो या फिर ट्रेनिंग का शॉर्टेजेस हो या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का शॉर्टेजेस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो बजटरी एलोकेशंस को प्रोवाइड करे और जेल रिफॉर्म को, जेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रायोरिटी में रखे। वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। तो जो मॉडल प्रिजनर एक्ट है जो ऑलरेडी सेंटर ने पास किया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पुराने एक्ट की जगह में रिप्लेस कर सकते हैं। फिर डीकंजेशन एंड सेग्रीगेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने प्रिजनर रहने हैं उतना ही रखना है, उससे एक दो कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और सेग्रीगेशन किसका करना है, जो अंडर ट्रायल्स है, जिनका क्राइम अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो उनको अगर क्रिमिनल के साथ रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम द आर्टिकल। तो क्या स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हेल्थ केयर डेवलप करना है, स्टाफिंग को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस लानी काफ़ी ज़रूरी है। और जो ओवरसाइट है कि जो भी ये इम्प्रूव करना है, इसको कौन ओवरसाइट करेगा, बाय एजेंसीज लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि इनका एक ये भी पावर होता है कि जेल को विजिट करके उनके इनमेट्स को चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो और फोकस करना है रिहैबिलिटेशन में, ना कि रेट्रीब्यूशन में। बदले का भावना से जेल को नहीं देखना है, उसको एक रिहैबिलिटेशन का हिसाब से देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पुराना केस है शाहबानो, जो केस आया था 1986 का है ये शाहबानो केस। तो ये आपका पर्सनल लॉ और लॉ को लेके ये कन्फ्लिक्ट है, स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, फिर कैसे गवर्नमेंट ने उसको ओवरटर्न किया, उसको हम समझने की इसमें कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। तो पहली बात तो ये है कि ये जो पुराना केस है ये अभी क्यों फिर से उभर के आया है, क्योंकि हाल ही में बॉलीवुड ने एक मूवी बनाया है हक नाम से। तो इस हक मूवी में आपका जो स्टारिंग है भाई यामी गौतम जी है एंड इमरान हाशमी जी, तो ये दो एक्टर है। तो जो आपकी शाहबानो बेगम जी की जो डॉटर है, उन्होंने कुछ केस फाइल किया है कि उनसे परमिशन नहीं लिया गया है इस मूवी को बनाने के लिए, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। तो वही मुद्दा है, तो वो मुद्दा जो है वो छोटा है, बाकी जो पूरा केस है वो क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो इसको समझते हैं, इसमें हम पूरा केस को समझ पाएंगे। तो 1978 में शाहबानो जी जो है एक 62 ईयर्स ओल्ड वुमेन, उस समय में ही इस डाइवोर्स बाय हर हस्बैंड। तो उनके जो हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने डाइवोर्स दे दिया शाहबानो जी को। और कब दिया, आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ मैरिज। और आप देख सकते हैं कितने ओल्ड एज में हैं। और उनको रिफ्यूज़ भी किया गया एलिमोनी जो मिलता है या फिर जो मेंटेनेंस है। और ये कहा गया कि जो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है इद्दत का पीरियड है, तो इद्दत का पीरियड क्या होता है, 3 महीने का जो पीरियड होता है, तो उस 3 महीने के लिए ही सिर्फ मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो तभी आपके शाहबानो जी ने एक प्ली लगाया, एक अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारा जो सीआरपीसी है उसका सेक्शन 125 जो है ये सेक्युलर है। ये कहता है कि कोई भी जो महिला है वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, और मेंटेनेंस मिलना ज़रूरी है ताकि वो आपके शादी के बाद का लाइफ है उसको आराम से बिता सके। क्योंकि अभी ध्यान रखिएगा कि 62 ईयर्स की आपकी शाहबानो जी है उस समय में, तो वो किस तरीके से फिर से शादी में बैठ सकती है, या फिर उनका कोई उस समय पे क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं हुआ करता था, वुमेन की कमाई भी नहीं हुआ करती थी। तो ये अभी जो शादी के बाद का लाइफ है, डाइवोर्स के बाद का, उसको कैसे बिताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने शाहबानो जी ने एक प्ली फाइल किया अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। उसी के बाद क्या हुआ, 1985 में जो वर्डिक्ट है वो आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस। और ये जो केस था शाहबानो के नाम से फेमस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, देखिए आपकी 5 जजेस एससी बेंच था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। तो इन्होंने किसके फेवर में जजमेंट दिया, शाहबानो जी के फेवर में, कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो हर इंडियन को अप्लाई करता है, चाहे किसी का पर्सनल लॉ हो या ना हो। फिर इसी के वजह से क्या हुआ, आपका एक टर्मोइल आया, एक खलबली सी मच गई, स्पेशली आपके ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप के बीच में।
तो उन्होंने द वर्डिक्ट स्पार्क मैसिव पॉलिटिकल जो डिबेट है वो स्टार्ट होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे, उनको अपीस करने के लिए इस जजमेंट के अगेंस्ट एक लेजिस्लेटिव एक्शन ले लिया, मतलब एक लॉ पास कर दिया। तो उस समय गवर्नमेंट था राजीव गांधी जी का, तो उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास किया टू ओवरराइड दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो अभी इसमें आप एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो टसल है वो भी देख सकते हैं, प्लस जो आपके वुमेन का जो राइट्स है उसको भी आप देख सकते हैं। ओके तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, टू अपीज दिस ऑर्थोडॉक्स ग्रुप, ये लॉ पास कर दिया और ये कहा कि जो इद्दत का पीरियड है 3 महीने का जो पीरियड, उसी में जो मेंटेनेंस देना है दिया जाएगा, उसके बाद कोई मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर 1986 में क्या हुआ, अभी ध्यान रखिएगा, ये जब हो गया तो अभी आपका जो मुस्लिम ग्रुप थे उनका अपीजमेंट हो गया, स्पेशली ऑर्थोडॉक्स का। तो फिर जो आपकी मेजॉरिटी ग्रुप है उनके मन में आपका एक डिससेटिस्फेक्शन आया, तो उसको फिर क्या किया गवर्नमेंट ने वोट बैंक के तहत 1986 में जो बाबरी मस्जिद जो लॉक्ड था उसको अनलॉक कर दिया टू अपीज द हिंदू सेंटिमेंट्स। तो इससे क्या हुआ, अभी इसके बाद का जब जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया। तो ये कुछ टर्निंग पॉइंट्स है, जैसे आपका जो मंडल जो रिजर्वेशन है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो वो जो जैसे एक टर्निंग पॉइंट बना, जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक कम्युनल पॉलिटिक्स आगे बढ़ने लगी, मतलब एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ने लगा। मंडल पॉलिटिक्स फॉर ओबीसी रिजर्वेशन और कामंडल पॉलिटिक्स फॉर दिस कम्युनल जो टेंशन है वो। तो 2001 में ये जो लॉ था ना, इसके ऊपर फिर से री इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ये आपका दनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, ये जो लॉ था 1986 का, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इसको अपहेल्ड करते हुए ये कहा कि जो इद्दत का पीरियड है, ठीक है, इसी में मेंटेनेंस देना है, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो इस तरीके से देना है कि जो वुमेन है वो रेस्ट ऑफ हर लाइफ अपने आप को मेंटेन कर सके। फिर 2024 में क्या हुआ, इस लॉ के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया गया और अभी 2 ऑप्शन दे दिया गया स्पेशली डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को कि सेक्शन 1 सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत या फिर 1986 के एक्ट के तहत, दोनों में से किसी भी एक्ट, इधर लिखा है किसी भी एक्ट के तहत एक एक्ट के तहत क्या किया जा सकता है, आपका मेंटेनेंस जो है वो मांगा जा सकता है, जो अच्छा लगता है। ओके तो अभी इसमें जो मुद्दा हमने देखा, पूरा समझा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। एक तो जेंडर जस्टिस वर्सेस कम्युनिटी राइट्स, की जेंडर का राइट्स और कम्युनिटी का राइट्स का एक हमने कन्फ्लिक्ट देखा। तो इसमें कम्युनिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रेफर करता है ज़्यादातर, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके ये हायर ग्राउंड में है देन आर्टिकल 25 हो, प्रैक्टिस प्रोपागेट जो रिलीजन है, या फिर 26 जो है टू मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो वो उससे भी ज़्यादा क्या है, आर्टिकल 21 हायर ग्राउंड में रखा गया है। फिर एक आप इसमें यूनिफॉर्मिटी वर्सेस प्लूरलिज्म देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म लाना, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये नहीं लाया जा सक रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लूरलिज्म, कि इतना ज़्यादा प्लूरलिज्म है हमारे देश में, और हमारा देश क्या करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, टू प्रैक्टिस प्रोपागेट ओन जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो उससे क्या है, एक कन्फ्लिक्ट हम इसमें देख सकते हैं। फिर एक जो टसल हमने देखा जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर का, कि जुडिशरी ने आपके जो राइट्स को अपहेल्ड किया, तो लेजिस्लेचर ने उसको ओवरटर्न कर दिया ताकि कम्युनिटी को अपीस किया जा सके। और इससे वायलेशन किस चीज़ का होता है, सेक्युलर जो आपका वर्च्यू होता है उसका वायलेशन होता है। फिर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स हम देख सकते हैं। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है और जो अपीजमेंट का पॉलिसीज़ है या फिर पॉपुलरिज्म का पॉलिसीज़ है, ये क्या करती है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को वायलेट करती है। तो बाकी जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बताई, साहबानो वर्डिक्ट क्या है, सेक्शन 125 क्या है, इद्दत क्या है, पर्सनल लॉ क्या है। तो पर्सनल लॉ क्या है, डिफरेंट रिलीजन का अपना जो पर्सनल लॉ है रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एसेट्रा। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन जो 1986 का जो एक्ट है उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपका री इंटरप्रेट किया
कि जो भी आपका इद्दत के पीरियड में जो पैसे दिए जाएंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके 10-10 हज़ार 3 महीने में दिए, उससे वो पूरा लाइफ नहीं चल सकती है। तो अगर नहीं कमाती है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो ज़रूरी है कि मेंटेनेंस देना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपका फेयर मेंटेनेंस देना ज़रूरी है। बाकी ये डायमेंशंस आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे आप ये समझ पाएंगे। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जो चॉइस दिया गया है अंडर 2024 जजमेंट कि सेक्शन 125 हो या फिर 1986 का एक्ट हो, तो ये एक अच्छा बात है और इसको चॉइस को देना ज़रूरी है और इसके रिगार्डिंग लीगल अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। फिर जुडिशियल प्रैग्मेटिज्म जो है वो हम देख सकते हैं कि 1986 को फिर से इंटरप्रेट करके इसको और क्या बनाया, वास्तविक बनाया गया। और लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, यूसीसी का जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है उसको कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अप्लाई किया गया बाय हिमाचल प्रदेश। ओके, तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।